जिला हेडक्वार्टर है चूरू शहर, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर जैसी कोई बात नहीं है और टूटी-फूटी सड़कें, ना कोई आश्चर्यजनक चीज़ें थी, जिसके अंदर जो हम कहें कि व्यक्तिगत राजनीति राठौड़ साहब करते हैं और किसको किस प्रकार से डराना-धमकाना है, ये उन्हें बेहद अच्छे तरीके से पता है और भय की राजनीति से वो चुनाव जीतते आए हैं। और चूरू में हमने जो विकास कार्य करवाए हैं, वो विकास कार्य अब बोलने लगे हैं और लोगों से जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो प्यार और स्नेह हमें लोगों से मिलता है, उससे मैं कहना चाहूँगी कि इस बार राठौड़ साहब को यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। आज हम चूरू में मौजूद हैं और चूरू की राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पायल सैनी, सभापति। और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इनके जो 2 साल के कार्यकाल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चूरू क्षेत्र के अंदर इन्होंने काम करवाया। आपको लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं और आपका जो कार्यकाल है किस प्रकार से रहा है? देखिए, चूरू में नगर परिषद का बोर्ड बना था और नवंबर अंत में हमने जो है इसका कार्यभार जो है ग्रहण किया था। और अगर हम बात करें तो मेरे कार्यकाल की जो ढाई 3 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अंदर बहुत सारे उतार-चढ़ाव हमने देखे हैं और शायद ही पहले कभी ऐसा रहा होगा कि कोरोना काल हमारे कार्यकाल में आया था, जिसमें नगर परिषद और नगर पालिकाओं में बहुत बड़ी जो भूमिका थी, वो हम लोग निभा रहे थे। और कोविड काल में भी हमने जो है हम घूमे हैं और वार्ड-वार्ड जब सभी लोग घरों में कैद थे, उस समय भी हम लोग पूर्ण रूप से सक्रिय होकर मैं हर घर जाती थी और हर वार्ड के अंदर हम लोग घूमते थे। चाहे वो राशन बाँटना हो, चाहे वो मास्क बाँटना हो, चाहे वो घर-घर को सैनिटाइज़ करना हो। और समय तो एक बार ऐसा भी आ गया था कि जिस समय जो लोग हैं वो अपने प्रियजनों को, कि जब वो कोविड से उनका इंतकाल हो जाता था, उस समय वो उनके जो है उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करते थे, तो वो ज़िम्मेदारी भी हम लोगों ने निभाई है। और उस समय में भी चाहे वो डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल से लाकर उनका अंतिम संस्कार करने तक की जो सारी प्रक्रिया हम लोग जो है निभा रहे थे। तो जो नहीं सोचा था नगर पालिका में हम लोगों को ये कार्य भी करेंगे, तो हमने वो कार्य भी जो है किए हैं और उसके साथ ही के अंदर विकास कार्य जो पिछले भाजपा बोर्ड के दौरान बंद पड़े हुए थे, उनको भी जो है हमने करवाने की पूर्ण अपनी चेष्टा की है। चूरू का जो नक्शा है वो प्यालानामू कहा जाता है। तो अभी जो कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि चूरू में निचले इलाकों में पानी इकट्ठा हो जाता है और कुछ घरों के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या कुछ कार्य किए? देखिए, ये बात एकदम सही है कि चूरू की आकृति पैलानुमा होने की वजह से चूरू के कुछ वार्ड ऐसे हैं जो बारिश के समय बहुत ज़्यादा जो है समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। और उन वार्डों के अंदर जो है उनके घरों के अंदर जो है हम बात करें तो उनके बेडरूम तक भी पानी जो है वो चला जाता है और घरों से बाहर निकलना और घरों के अंदर जाना असंभव सा हो जाता है। उस समस्या को हमने गंभीर रूप से लिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस मानसून के अंदर उस समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हो जाए। लेकिन हाँ, अगले मानसून से पहले-पहले जो है हम उस समस्या का स्थायी समाधान कर देंगे। राज्य सरकार से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा हमें विशेष जो है बजट आवंटित किया गया है और निसंदेह जो है चूरू की इन वार्डों को जो है स्थायी समस्या का जो है समाधान हो जाएगा और उनको इससे निजात मिल पाएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चूरू जिला होने के कारण आप यहाँ पर किस प्रकार से जो सभापति बने हो? क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव होते हैं। तो स्थिति में आप किस प्रकार से आए? क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे? देखिए, जो मेरा ससुराल पक्ष है, मेरे जो पिता ससुर हैं वो राजनीति में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। पूर्व बिसुका उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ में करीब 40 सालों से वो जुड़े हुए भी हैं। और रही बात मेरी राजनीति में आने की, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि राजनीति जो है मुझे विरासत में मिली है और चूँकि महिला ओबीसी महिला की सीट थी और इसलिए जो है वो मैं आई थी। और एक जो देखा जाए जातीय समीकरण, तो समाज के जो वोट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस वजह से जो है मेरा इस सीट के ऊपर जो है चुनाव हुआ था। आपको तो ये तो मालूम ही होगा कि यहाँ पर कांग्रेस से जो रफीक जी मंडेलिया हैं 4 बार यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं और राठौड़ साहब का दबदबा कहा जाता है। पर कुछ इस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकार जो राठौड़ साहब हैं निष्क्रिय नज़र आ रहे हैं, जनता इनके साथ नज़र नहीं आ रही है। तो क्या कुछ माहौल इस विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं?
देखिए निस्संदेह जो है राठौड़ साहब हमेशा से मैं कहती हूँ कि वो हमेशा से भय की राजनीति करते हैं और 35 साल किसी विधानसभा ने उनको इतना प्यार दिया है और भर-भर के उनको वोट दिए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने चुरू के लिए कोई ख़ास प्रयास नहीं किया। वो मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, 3 बार। उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो है चुरू को समस्याओं से जो है उनसे निजात नहीं दिलाई गई और लोग अब जाग चुके हैं। जब हमने नगर परिषद का हमारा बोर्ड बना था तो लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी और इतनी समस्याएं थी कि जब मैं किसी भी वार्ड में जाती थी तो लोग मतलब बाहर आते थे अपने घरों से निकल कर अपनी समस्याएं दिखाते थे और बोलते थे कि हम तो 40 साल से इस समस्या से जो है 40 साल से हमने सड़कें देखी ही नहीं है। तो मेरा एक सवाल मन में हमेशा रहता था कि आप इतने बार वोट देते आए हैं, विधायक चुनाव जो है विधायक को जिताते आए हैं राठौड़ साहब को, तो फिर आपकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता था और चाहे वो नौकरी पेशा वाले लोग हो और चाहे वो किसी को केस मुकदमे में फंसा कर या किसी भी तरीके से जो है उन्होंने ऐसी अपनी राजनीति जो है वो रखी है, लेकिन लोग अब जो है वो जाग चुके हैं और अब लोगों के चुरू की जनता जो भोली भाली जनता, मैं कहती हूँ कि चुरू की जनता बेहद सीधी है और अब जो है लेकिन अब उनको अपने मत की जो है उनको पहचान हुई है और अपने मत की ताकत का उनको पता है और चूरू में हमने जो विकास कार्य करवाए हैं वो विकास कार्य अब बोलने लगे हैं और लोगों से जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो प्यार और स्नेह हमें लोगों से मिलता है, उससे मैं कहना चाहूंगी कि इस बार राठौड़ साहब को यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि राठौड़ साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा ट्विटर पर लड़ रहे हैं। तो कुछ समय पहले एक प्रकरण सामने आया था कि ट्रैफिक पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का, तो वो क्या कुछ मामला था? देखिए, मैं डोटासरा साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने इस मुद्दे को जो है उठाया और ऐसे हज़ारों मुद्दे होते हैं। हम तो शुरू में रहते हैं तो हमारे तो दैनिक दिनचर्या का ये हिस्सा है कि किसी भी अफ़सर को, चाहे वो सरकारी मीटिंग्स हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकारी, हर जगह वो अपने अधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। उन्हें दबाने की कोशिश उनकी रहती है और इस बार जो वाक़या हुआ था वो वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब चला। हालाँकि राठौड़ साहब के खिलाफ पहले आवाज़ें नहीं उठती थी, लेकिन इस बार जो मैं कह रही हूँ कि जनता जाग चुकी है, तो उनका हर एक जो कदम होता है, गलत कदम, उसकी लोग जो है भरपूर उसकी निंदा भी करते हैं और डोटासरा साहब ने उसके लिए ट्वीट किया और जो है अपने चैनल के ऊपर भी उसको उजागर किया था और जिसकी वजह से वो जो कर्मचारी था, जो ट्रैफ़िक पुलिस वाला, जो बेहद रोया भी था। ऐसी राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं रखते कि जिसमें हम अधिकारियों को रुला कर या उनके ऊपर दबाव बनाकर जो है काम निकलवाएँ और हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभाता है तो एक तरीका भी होता है। लेकिन राठौड़ साहब हमेशा से जो है वो भय की राजनीति करते हैं और इस बार उसको न्याय मिला और राठौड़ साहब के बेहद ही नज़दीकी जो थे उनको जो है इस बार जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। मंडेलिया साहब 4 बार चुनाव हारने के बाद इस बार ये मौका उनको मिला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूरू सीट है जो पूरा जो ज़िला है इसको बड़ी सीट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इस बार कुछ समीकरण इस प्रकार से बन गए हैं कि राठौड़ साहब और मंडेलिया साहब है जो टक्कर में नज़र आ रहे हैं। तो 2000 विधानसभा 23 का जो चुनाव है किस प्रकार से हो गया, किस प्रकार से मंडेलिया साहब ने तैयारी कर रखी है? देखिए हम बात करें मंडेरिया जी की तो पिछली बार वो महज़ 1800 वोटों से हारे थे और 1800 वोट जो है वो बेहद ही कम होते हैं और उसमें भी लास्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ था आप सभी से किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो इस बार का जो वोट है क्योंकि मंडेलिया जी ने कोरोना के अंदर जो है करोड़ों रुपए का राशन बाँटा है उन्होंने और जब कोविड काल के अंदर सभी नेता जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जब हम बात करें हमारे विधायक जी की तो जब सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में राशन बाँटने के लिए अलग से फंड दिया था। उस समय राठौड़ साहब ने वो जो राशन था वो अपने-अपने चहेतों को लिस्ट बनाकर चाहे वो अपने बीजेपी से जीते हुए पार्षद है, बीजेपी से हारे हुए पार्षद है, उनके माध्यम ने उन्होंने वो राशन किट बँटवाई थी और अशोक गहलोत के प्रयासों से अशोक गहलोत के द्वारा जो फंड दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उन किटों के ऊपर उन्होंने अपनी फ़ोटो चिपका कर और हर घर में भिजवाई थी।
जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीजेपी के थे। ऐसी रणनीति उन्होंने की थी और उस समय हमारे नेता रफ़ीक जी मंडेलिया ने घर-घर राशन भिजवाया था। हर गरीब के घर में उनका एक ही जो था सभी जब कार्यकर्ताओं की हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हम सबको एक ही बात कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ़ कांग्रेस के घरों में ही राशन पहुँचाएँ। जो भी व्यक्ति गरीब नज़र आता है और कुछ घर ऐसे भी होते हैं, जो बाहर नहीं आना चाहते लेकिन घर के अंदर राशन नहीं होता, तो उन घरों में भी हमें राशन पहुँचाना है। तो वो जो उस जो कड़ा समय था, जो हम कहें कि ऐसा दौर कभी नहीं आना चाहिए, उस दौर में रफ़ीक जी मंडेलिया सभी के साथ रहे थे। चूरू के विधानसभा क्षेत्र पूरे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपनी जेब से राशन बँटवाया था और उस समय हमारे मंडेलिया जी ने जो साथ दिया है जनता का, वो जनता कभी नहीं भूल पाएगी और उसके साथ में भी वो हर गरीब की मदद करते हैं और हमेशा जो है चूरू की जनता के जब-जब ज़रूरत होती है, तब-तब वो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं और इस बार जो चूरू में हमारे द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो महँगाई राहत कैंप लाए गए हैं, जो बजट लेके आए हैं, वो ऐसा बजट ना तो पहले कभी आया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जननायक ही ऐसा बजट लेके आ सकता है। तो उन सभी चीज़ों को अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि मंडेलिया जी को अगर टिकट मिलती है, तो वो बहुत भारी वोटों से जीत के आएँगे क्योंकि कांग्रेस ने काम ही इस प्रकार से करवाया है और मंडेलिया जी ने खुद का जो उनका एक व्यक्तिगत उनका जो व्यक्तित्व है, तो उस हिसाब से जो चूरू की जनता है, उनका प्रेम जो है उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। राठौर साहब का कार्यकाल आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, राठौड़ साहब का कार्यकाल जब मैं शादी करके चूरू में आई थी, तो उस समय से मैंने राठौड़ साहब को यहाँ पे विधायक देखा है और जब चूरू में आते हैं तब जिला हेडक्वार्टर है चूरू शहर, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर जैसी कोई बात नहीं है और टूटी-फूटी सड़कें, ना कोई कुछ भी विकास कार्य हम देखें तो कुछ भी विकास यहाँ पर नहीं है। मैं एक छोटे से शहर से सूरतगढ़ से आती हूँ, तो वो उसकी भी जो एक तहसील है मात्र और उसका भी नज़ारा जो है वो चूरू से बहुत अधिक बेहतर है। तो एमएलए साहब का मैंने कभी कोई विकास नहीं देखा और जब मैं राजनीति से जुड़ी, लोगों से जब मैंने मेरा जुड़ाव हुआ, हर घर तक जब मैं पहुँची और जो चीज़ें मेरे सामने आई वो बहुत ही जो आश्चर्यजनक चीज़ें थी जिसके अंदर जो हम कहें कि व्यक्तिगत राजनीति राठौड़ साहब करते हैं और किसको किस प्रकार से डराना-धमकाना है ये उन्हें बेहद अच्छे तरीके से पता है और भय की राजनीति से वो चुनाव जीतते आए हैं। और अब मुझे ये लगता है मैं तो चूरू की जनता को यही कहना चाहूँगी कि अब बहुत हुआ। वनवास भी कहते हैं मेरी माँ कहा करती थी कि एक जो कहते हैं कि 12 साल के बाद में तो कहते हैं कुर्ड़ी भी बावड़ जाती है, तो उसका भी समय बदल जाता है। तो ये तो चूरू है, तो चूरू के लोगों का भी जो है अच्छा समय आना चाहिए और राठौड़ साहब को इस बार जो है हमें उन्हें अपना जो हर बार मत देते आए हैं, चूरू की जनता को कहना चाहूँगी कि इस बार जो है आप अपना मतदान सोच समझ कर करें और भयभीत ना हो किसी भी तरीके से। तो चूरू सभापति पायल सैनी ने कहा कि राठौड़ साहब भय की राजनीति करते हैं और जनता इनसे हताश हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको करारा जवाब हम देंगे। इनकी किस प्रकार से तैयारी रहेगी वो विधानसभा चुनाव में हम आपको दिखाएंगे।